सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करूंगी और उसके बाद एक हकीकत पर मबनी वाक़या आपको सुनाऊंगी। शेर कुछ यूँ है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नाजरीन, मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने शेर में वाज़े पैगाम दिया कि ज़िंदगी का दुरुस्त और बिल्कुल ठीक समत में जाने का दारोमदार किस चीज़ पर होता है? अमल पर होता है। यानी जैसा आपका अमल होगा वैसा ही उसका नतीजा भी मुरतब होगा। और हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। यानी जैसी नीयत होगी वैसा ही उसका नतीजा निकलेगा। अब मैं आपकी तवज्जो माजी के एक वाक़ये की जानिब दिलवाना चाहूँगी। इसे ज़रा गौर से सुनिएगा और इसका तज़किरा आज अली अहमद साहब ने अपनी तहरीर में भी किया। तो ज़रा सुनिए ये वाक़या, क्योंकि हकीकत पर मबनी है, हकीकी वाक़या, इसलिए ये आपके सुनने से ताल्लुक़ रखता है और आप बड़े महजूज़ होंगे। ज़रा गौर से सुनिएगा। 1994 में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मुकाबले में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ था नाज़रीन, जब कोलंबिया के मशहूर खिलाड़ी थे एस्कोबार, उन्होंने गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। सोचिए, गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। नतीजा क्या निकलना था? उनकी टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। जब टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई और टूर्नामेंट से टीम को आउट होना पड़ा, ये यकीनी तौर पे एक तारीखी हकीकत थी कि एस्कोबार जब अपने मुल्क वापस पहुंचा, जब वो कोलंबिया वापस पहुंचा, तो उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गोल गलती से किया होगा या उनसे गलती हुई होगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि फ़ुटबॉल के दीवाने जो कोलंबिया में बैठे थे, उनसे ये गलती बर्दाश्त नहीं, उनकी टॉलरेंस से बाहर की बात थी, लिहाजा इसका नतीजा ये निकला। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना अपने खिलाफ ही गोल करती नज़र आ रही है। पंजाब और वफाक के तर्जुमानों के जो ब्लंडर्स हैं, ब्लंडर्स इतने ज़्यादा है कि उनका स्क्वायर लेके क्यूब ले लें, ढेर सारी तादाद है ब्लंडर्स की। कहते हैं ना इन्फिनिट भी कह दो तो गलत नहीं होगा, पकड़े नहीं जा सकते। ब्लंडर्स इतने चंद महीनों में इतने कर दिए गए। पंजाब और वफाक के तर्जुमानों के ब्लंडर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये अपनी जगह, मगर वजारत ख़जाना से भी संगीन किस्म की गलतियाँ सामने आ रही हैं, जो हुकूमत को इस पहले साल में ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करवा सकती, कहूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा व्यूवर्स, हमारा मकसद हुकूमत या अपोजिशन पर तनकीद करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये भी नहीं कि अगर कोई वादा करके मुकर जाए तो उसको हम याद भी ना करवाएं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के। इलेक्शन से पहले वज़ीर ख़जाना साहब हमारे क्या कुछ कहते थे, जोश खताबत में क्या क्या बातें उनके दिल में आती थी, ज़रा याद करवाते हैं। ये क्लिप चलवाइएगा ज़रा, पहला कुरतुल है जी। तो नाजरीन, आपने असद उमर साहब की ये जोश खताबत में तकरीर सुनी और इसमें जितनी बातें की गई हैं, मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कि कहना पड़ेगा। असद उमर साहब की ये तकरीर 30 जुलाई 2017 की है, जिसमें वो क्या बता रहे हैं कि माजी की हुकूमतों ने मुल्क को कैसे मकरूज बना दिया, कितना हमने सफ़र किया। ये मैं इंग्लिश वाले सफ़र की बात करी, उर्दू वाले की नहीं। कैसे मुल्क में महंगाई बढ़ गई, लोगों को किस तरह महंगाई का बोझ उठाना पड़ा। अगेन आई वुड से कि अवाम ने सफ़र किया, ये बताना चाहते थे, और हम जब आएंगे तो अवाम सफ़र नहीं करेगी। इस जलसे और दीगर जलसों में असद उमर साहब ये कहते थे कि जब हम आएंगे, यही कहते थे ना नाजरीन, कि जब हम आएंगे, यानी अगर तहरीक इंसाफ, बल्ले वाले, तब्दीली वाले आएंगे तो ऐसी तब्दीली की फ़ज़ा साथ लेकर आएंगे कि हुकूमत को जब आवाम ने वोट दे दिया तो हम महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? अवाम की मुश्किलात आसान हो गई। बड़ा कुछ कहते थे कि महंगाई का जिन बोतल में बंद होगा, अवाम की मुश्किलात आसान हो जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक अवाम तरस रही है कि तब्दीली थी, जो हमने मतलब आज तक पढ़ा, लुगत में तो तब्दीली का मतलब लिखा होगा, डिक्शनरी में जो चेंज का मतलब लिखा होगा वो चेंज ये तो नहीं है।
वो तब्दीली ये तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़बानी जमा खर्च कुछ भी नहीं होता। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो अल्फाज होते हैं उससे ज़्यादा आपके अमली इक़दामात बताते हैं। एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके अल्फाज जो लाउड से लाउडर तरीन होते हैं, लेकिन आपके एक्शंस 0, 0, अंडा। और मैं इमरान खान साहब से एहतजाज नहीं कर रही, बेसिकली थोड़ा सा उनसे भी कर रही हूँ कि आपके ये लोग हैं जो इमेज ख़राब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब इनको कुछ समझ बूझी नहीं है, परफॉर्मेंस इनकी 0 के बराबर है। चले 0 नहीं कहती, लेकिन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0, नियर टू 0, बहुत ज़्यादा करीब करीब में 0 के। तो इस तरह के बड़े बड़े दावे किए क्यों वक्त से पहले इतने सब्ज़बाग दिखाए क्यों? अच्छा, आप हुकूमत लेते, पहली दफ़ा आपने आना था ना गवर्नमेंट में, आप आते, आने के बाद आप प्रैक्टिकली देखते कि अच्छा ये मसाइल हैं, अब ये किया जा सकता है। इतने बड़े बड़े दावे करने की वजह क्या है? इतने बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाने की वजह क्या है? लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाने की वजह क्या? मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, क्या वक्त से पहले मुंह से इतने बड़े बड़े अल्फाज निकालते क्यों हैं? आप देखें, जब आपके हाथ में आएगा पाकिस्तान, गवर्नमेंट आएगी, देखा जाएगा क्या हो रहा है। पहले कह देना 1 साल में ये कर देंगे, 1.5 साल में वो कर देंगे। आप कहेंगे लेट द टाइम डिसाइड, हम कोशिश करेंगे सिंसेरिटी के साथ, फिर देखा जाएगा। जब आप किसी को लारे लगाते थे ना, साढ़े पंजाबी से कहते हैं लारा लाना कि पुत्र है हो जाएगा, तो एने चेर से हो जाएगा। तो होता ये कि वो जो पुत्र होता है ना, फिर पूछता रहता है कि अब्बा जी ए तुसी कैसे हो जाएगा, हाले तिकर नहीं होया। तो आप बताते क्यों है? टाइम फ्रेम देना, दावे करना, बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स तक बता देते हैं। तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी जुमरे में आता है। पहले क्यों बताने? आपको भी नहीं पता वक्त कैसा होगा, फ़ज़ा कैसी होगी, सिचुएशन कैसी होगी। तो आप ये ज़रूर कहें कि हम ये करेंगे, हम कोशिश करेंगे बड़ी साफ़ नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ। लेकिन जब आप पूरे दावे कर देते हैं, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, टाइम फ्रेम सब कुछ बता देते हैं, तो फिर मायूसी तो होगी ना अवाम को। फिर अवाम तो पूछेगी, अवाम किसका फिर गिरेबान पकड़े, अवाम किस पे नाला हो, अवाम किसके सामने जाके एहतजाज करे, कहाँ जाके अवाम रोए, चीखे और पूछे कि अरे कैसे हो गया, आपने तो कहा था ये होगा लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, जो लोगों ने नाज़रीन, अब जो लोगों ने यानी आम आवाम ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से सवाल करना शुरू किया कि आप तो कहते थे कि आपके आते ही महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, तो अब इस हवाले से अब उनका क्या कहना है, ये भी ज़रा सुन लीजिए अगले क्लिप में। अच्छा नाजरीन, मैं असद उमर साहब की बातों की मुख्तसर तारीफ़ कर देती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि पहले जब वह हुकूमत पर तनकीद करते थे, उस ज़माने में आलमी सतह पर चीज़ों की वो कीमतें नहीं थीं जितनी अब हैं, और हुकूमतें करप्शन में भी मुलव्वस थीं। अब जबकि तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल चुकी है, बल्ले वाले तब्दीली का नारा लगा के आ चुके हैं, तो आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा महंगाई करना नागुज़ीर हो गया और हुकूमतों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन असद उमर साहब ये भी तो सोचें कि जिस मजदूर और वर्कर की तनख्वाह 20,000 रुपये हो और उसके ख़ानदान में कोई 4 या 5 अफराद शामिल हों, तो वो आज के दौर में 20,000 में 4-5 लोगों का पेट कैसे पालेगा? सोच सकते हैं आप कि ज़िंदगी कैसे गुजार रहा होगा? बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फिर सब्जियों, दालों और फल की कीमत में आपके सामने इतने इजाफे हो रहे हैं, आपके सामने तमाम चीज़ों की कीमतें, लेकिन आप लोगों को तो कीमतों का भी नहीं पता होगा। आप लोगों को क्या पता कि कीमतें क्या होंगी वहाँ पे? तो असद उमर साहब, आप ये भी तो बता दें कि किस तरह 20,000 रुपये में एक फ़र्द अपने घराना चलाएगा, अपने घर का बजट सेट करेगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और नाजरीन, वज़ीर ख़जाना असद उमर ने पहले बयान दिया कि बहुत महंगाई हो गई, लोग बहुत चीखेंगे, और क्या होगा जी, जब महंगाई होगी तो लोग चीखें मारेंगे। चंद रोज़ के बाद तब्दीली वाला बयान जारी किया और फरमाया कि सख्त दिन तो होंगे, सख्त तरीन दिन होंगे, लेकिन लोगों की चीखें नहीं निकलेंगी। फिर पंजाब असम्बली में तनख्वाहों में इजाफों का जो बिल है, एक ऐसे वक्त पर आ गया जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर गामजन है, हमेशा किफ़ायत शारी की बात करते हैं, बात नहीं करते थकते। माजरत के साथ पंजाब असम्बली का बिल यूँ पास हुआ, या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से इस कदर फुर्ती दिखाई, वैसे तो बड़े स्लो मोशन दिखाई देते हैं वो, लेकिन यहाँ पे बड़े एक्टिव दिखाई दिए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाई दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कम अज़ कम ये बात तो सच साबित हो गई कि ये मेरे वसीम अकरम है, सॉरी वसीम अकरम प्लस हैं, प्लस कहना भूल गई। मगर नाजरीन, इस हवाले से भी एक यू टर्न की इतला सामने आ गई और वज़ीर आज़म की जानिब से गवर्नर पंजाब को तनख्वाहों का बिल वापस असम्बली को भेजने की हिदायत भी जारी कर दी गई, और अब बिल को पंजाब काबीना में ज़ेरे बहस लाकर तनख्वाहों के मामले को हल किया जाएगा। अच्छा, इस मसले के बारे में आपको मैं ये भी बताऊं कि पंजाब के मेंबरान असम्बली ने ये जो जवाज़ पेश किया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और क्या जी 83,000 में गुजारा नहीं होता, चंद तो मुश्किल में है कि जी हम अपने मुहाफिज़ों या मेहमानों को और जितना हमारा हल्का है उससे आए हुए लोगों के अखराजात
कहाँ से पूरे करें? तो व्यूवर्स, ये सारे मेंबरान असम्बली करोड़ों रुपए लगाकर मुंतखब होते हैं, उनमें से सिवाय चांद देख के कोई भी किराए के मकान या किस्तों की मोटरसाइकिल वाला होगा? ज़रा सोचें, हरगिज़ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उनको ये भी पता है कि जिस पैसे से उन्हें तनख्वाह मिलती है ये अवाम का खून निचोड़ कर निकाला जाता है। लेकिन 371 के ऐवान में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया हो। लम्हा फिक्रिया, सबके ज़मीर इस बात पर शाद बात थे कि माल मुफ्त मिल रहा है तो दिल बेरहम आखिर क्यों ना हो। और नाज़रीन, तो फिर अवाम, आप, हम क्यों कर हुकूमत से सवाल ना करें? क्यों हम इनसे सवाल ना पूछें? और दूसरी जानिब हम अवाम की मिसाल तो यूं भी ली जा सकती है। अच्छा, यहाँ ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। पहले ज़माने में एक बादशाह गुजरा जिसे यकीन की हद तक गुमान था कि उसकी रियाया बहुत ईमानदार और पारसा है। बादशाह किस बात से उसके वज़ीर को इख्तिलाफ था? वो समझता था कि बादशाह जैसा सोचता है रियाया वैसी नहीं है। एक दिन बादशाह को पता नहीं ना जाने क्या सूझी कि उसने सोचा कि रियाया का इम्तिहान लेकर देखते हैं कि रियाया उसके साथ मुखलिस है या नहीं। ये ख्याल आते ही उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि शहर के दरमियान में जाके एक वसीओ अरीज़ तालाब तामीर करवाए। अच्छा जी, हुक्म की जब तामील हो गई तो वज़ीर ने इतला दी कि हुजूर तालाब तो बन चुका, अब अगला हुक्म क्या करना है तालाब का? बादशाह ने कहा कि शहर में मनादी कराई जाए कि आज रात हर शहरी इस तालाब में 1 गिलास दूध लाकर डालेगा। क्या डालेगा? 1 गिलास दूध लाकर डालेगा। अच्छा जी, सुबह ये तालाब मुझे दूध से भरा हुआ चाहिए, ऐसा कह दिया बादशाह ने। सूरज ढला, अंधेरे ने पर फैलाए तो शहरी एक एक करके गिलास उठाकर आते गए और अपने हिस्से का गिलास तालाब में खाली करके वापस लौटते गए। अगर रात पूरी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और क्या जी, गिलास में दूध था। अब नाज़रीन आगे सुनिए। सुबह हुई और सुबह उठने पर बादशाह तालाब की जानिब निकला। जाकर देखा कि रियाया ने उसके हुक्म पर कितना अमल किया। उस रियाया ने इसको अपने साथ वो बहुत मुखलिस समझता था। जब तालाब के किनारे पर बादशाह सलामत पहुँचे तो उन्होंने झांक कर देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि तालाब तो सारा पानी से भरा हुआ है, दूध नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। उसके एतमाद को बहुत धचका पहुंचा कि उसकी रियाया सारी बेईमान निकली। ईमान जिंदा नहीं था, उनका मर चुका था। हर शख्स ने यह सोचा कि रात की तारीकी में मुझे कौन देख रहा है, मैं दूध के बजाय पानी का गिलास भी डाल दूं तो इतने बड़े दूध से भरे तालाब को आखिर फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सारों की सोच वैसी थी, सब ने पानी ही फेंका और इसी बाइस सुबह पानी से भरा तालाब बादशाह को मिला, यानी उनकी गलतफहमी अच्छी तरह से दूर हो गई। अच्छा नाज़रीन, यही हाल हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी है। यकीनन आपने एंजॉय किया हुआ कि आप कनेक्ट करें इसको करंट सिचुएशन के साथ। हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी यही हाल है, जो इंतखाबात से पहले ये सोचते थे कि उनकी हुकूमत आएगी तो अवाम उनकी ईमानदारी, उनकी काबीना में बैठे लोगों की दयानतदारी को देखकर बाकायदा टैक्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब ज़रा सोचिए कि जब अवामी नुमाइंदों की इस तरह से तनख्वाहें बढ़ेंगी तो फिर क्या अवाम जो पहले नहीं देते क्या वो टैक्स देंगे? दिल पे हाथ रखें और सोचें, कभी नहीं देंगे टैक्स। अवाम ने तो हाथ ही नहीं आना अगर आप इस तरह की एग्जाम्पल सेट करेंगे असम्बली में। हमारे वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से सोचने की अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इंतखाबात से पहले हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए। उनमें से चंद बातें आपको सुनवा देते हैं। भी दावे और बातें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, डिलीट करने को दिल भी चाहेगा तो डिलीट नहीं होने वाली, हम बार बार चलाएंगे। क्लिप सुनिए। तो हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं जो इमरान खान साहब इलेक्शन से कबल कहा करते थे कि महंगाई बढ़ने की असल जिम्मेदारी विफाक के सर पर आती है और इसका बराह रास्त सवाल विफाक से ही किया जाता है। विफाक इस बारे में जवाबदेह नहीं होगी तो फिर आखिर कौन होगा? और सब देख भी सकते हैं कि इलेक्शन से पहले आप क्या कुछ कहते थे। इसके बाद नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद आवाम से अपने पहले खिताब में महंगाई और करप्शन के खात्मे के हवाले से क्या कहा था, ये भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। आपने सुना कि हमारे वज़ीर आज़म का विजन आखिर है क्या, वो चाहते क्या है, लेकिन बात तो वही है कि जब वज़रा और मुशीर ऐसे बयान देंगे तो इसका मलबा भी हुकूमत के सर पर ही गिरेगा। इसका सवाल ओपोजिशन हुकूमत से ही करेगी, हम भी हुकूमत से ही करेंगे। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को खुद ही अपनी मुश्किलात का अजाला करना होगा, उन्हें इन मुश्किलात और मसाइल के हल का तयन करना होगा ताकि एक मुकम्मल टीम के साथ इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सके। वरना ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम एस्कोबार की तरह अपनी ही जानिब गोल करती रहेगी और हुकूमत मसाइल की दलदल में फंसती चली जाएगी और फिर हम यही बोलेंगे कि बस ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, मैं आपसे एक सवाल करूंगी और चाहे आपका ताल्लुक़ और हमदर्दी किसी भी सियासी जमात के साथ हो, आपको इसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ देना है। दिल पर हाथ रखिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि मुहज़्ज़ब दुनिया में कहीं पर ऐसा होता है या कहाँ कहाँ मैं पूछ लूँ कि ऐसा होता है कि करप्शन के मुलजिम इदारों के सामने पेश होने जा रहे हैं अपनी करप्शन की दास्तानें रकम करने पर और कारकुनान को सड़कों पर एहतजाज के लिए बुला लिया जाए बड़ी तादाद में। अच्छा नाज़रीन, ये भी बताएं कि दुनिया में कोई एक ऐसी मिसाल मौजूद हो कि जिसमें मुलजिमान का साथ देने ऐसे लोग बड़ी तादाद में आ जाएं। खैर, इस हवाले से मैं अब क्या बोलूँ। आप तमाम नाज़रीन बाशऊर हैं, अक्ल और शऊर रखते हैं, और मैं कहती हूँ घर बैठे नाज़रीन बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं खबरों पे। आप लोग बातों को समझते हैं और आप लोगों को इतना समझदार पता है किसने बनाया, आपका आईक्यू लेवल किसने बढ़ाया? इन सियासतदानों ने, इनकी चालाकियों ने घर बैठे इमाम का आईक्यू लेवल बढ़ा दिया। और कुछ बढ़े ना बढ़े, इनकम बढ़े ना बढ़े, अखराजात बढ़े और साथ साथ आपका डिप्रेशन बढ़ा और आपका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ा। चले कुछ तो बढ़ा ना, कुछ तो अच्छा मिला। और ये भी जानते हैं कि मुल्क में आखिर क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हमारी आवाम ज़्यादा बाखबर है। अलबत्ता इस मुकाम पर मैं ये ज़रूर कहूँगी इस मौके पर कि जी, जितना गुनाहगार करप्ट शख्स होता है जो करप्शन कर रहे हैं, उसकी करप्शन में साथ देने वाला और उसे जस्टिफाई करने वाला, मेरे मुताबिक जितना मैंने ज़िंदगी को समझा, वो उससे भी ज़्यादा गुनाहगार होता है जो उसको जस्टिफाई कर रहा है। उसकी करप्शन को बजाय इसके कि उसको आईना दिखाए, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। उसको गलत नहीं कह रहा, बल्कि गलत को सही कह रहा है। हम अपनी राय के लिए भी आंसरेबल हैं। अच्छा नाज़रीन, आज आसिफ अली जरदारी साहब और उनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब ने जाली अकाउंट्स केस में नैब के सामने अपने इब्तदाई जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। और आज की अहम तरीन पेशी थी, उस हवाले से नैब ज़राए ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। उनका ये कहना था कि 11 रुकनी टीम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और जो 5 अरकान हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछगछ की, यानी तहकीकात हुई, सवाल पूछे गए, इन्वेस्टिगेट किया गया और तफ्तीश के दौरान ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी। और आज की कार्रवाई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया कि 2009 में कंपनी का शेयर होल्डर बने, 2009 10 साल पहले, भी 19 चल रहे हैं, जिसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी मौजूद है। और आज की पेशी में तहकीकाती टीम ने दोनों रहनुमाओं को सवालनामे भी थमाए। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को 2 हफ्तों में जवाबात जमा कराने की हिदायत भी कर दी, यानी 2 हफ्तों का टाइम दिया गया। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊँ यहाँ पे कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब से 54 सवालात, यानी 54 सवालात ईच, 54 क्वेश्चंस ईच, उनके जवाब मांगे गए। और आज की पेशी के हवाले से आपको मजीद बातें ये बताऊं कि चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने जाली अकाउंट्स केस से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बेस्ट ऑप्शन कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेस्ट जवाब है जी हमें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इन केसेस से मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और बिलावल के मुताबिक उन्हें समझ ही नहीं कि उनको इन केसेस में आखिर शामिल क्यों किया गया। बिलावल अपने अब्बा जी से पूछें, आसिफ अली जरदारी साहब का भला हो कि आप इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक जब पाक लेन कंपनी कायम हुई थी तो उनकी उम्र 1 साल थी। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने आज पेशी से पहले हबीब जालिब के अशार में इजहार भी किया और कुछ उनका ये कहना था, मैं भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता। चलिए जी, हबीब जालिब से शहबाज शरीफ साहब के बाद किसी और को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई और बिलावल भुट्टो साहब आपको हुई और आप, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हम टैलेंट का भी इस्तेमाल देखें अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। गहरी बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। हबीब जालिब साहब एक बहुत बड़ा टैलेंट गुजरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम टैलेंट का भी इस्तेमाल अपने अपने काम सही करने के लिए या ना जाने अपनी किन किन गलत चीज़ों को छुपाने के लिए कर जाते हैं। गहरी बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा जी, बिलावल साहब यही कह सकते हैं, वाह बिलावल, वाह वाह रे बिलावल साहब। लेकिन मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपसे ये सवाल करना चाहती है कि आपने हबीब जालिब साहब की जो नज़म सुनाई, ये सुनाई क्यों थी? क्या मकसद था? इसका बैकग्राउंड क्या था? ये भी बता दें, चाहते क्या थे, रिजल्ट्स क्या अचीव करना चाहते थे? आपको सिर्फ तफ्तीश करने के लिए बुलाया गया था, ये नज़में सुनाने के लिए बनाया गया था? आप लोग जहाँ जाते हैं नज़में सुनाना शुरू कर देते हैं। आप भी शहबाज शरीफ सबके डगर पे चलना शुरू हो गए कि शायरी कर करके सुनाएं। फिर इस तरह के लहजे की ज़रूरत आखिर क्या थी? ये भी समझ से बालातर है, समझ से बाहर है कि ऐसा लहजा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज, पता नहीं क्या आप लोग साबित करना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज बिलावल साहब और जरदारी साहब की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद का जो नादरा चौक है
मैदान जंग बना हुआ था। पीपल्स पार्टी कारकुनान और पुलिस में हाथापाई हुई और इसके दौरान हमने देखा कि 3 एहलकार ज़ख्मी भी हो गए, जिसके बाद कई जियालों को हिरासत में भी लिया गया। और जब जियालों को नैब ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस और कारकुनान में हाथापाई हो गई और मामला बिगड़ता चला गया, या अगर कह दूँ बढ़ता चला गया तो गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन नैयर बुखारी साहब ने इस मौके पर कुछ कहा और उनके मुताबिक उनका कहना था कि सैकड़ों जियालों की जो गिरफ्तारी है वो हुकूमत की बुज़दिली का सबूत है। यानी आप मैदान जंग बना दें सड़कों को और हुकूमत बुज़दिली का सबूत दे आपको पकड़ने के बाद, लेकिन नैयर बुखारी साहब ये बता दें कि रहनुमाओं की पेशी के वक्त बेचारे अवाम को बुलाना ये कहाँ का इंसाफ है। जियालों को ढाल बनाना बुज़दिली नहीं है, जियालों का इस्तेमाल करना कोई इंसाफ है। लेकिन बात वही है ना कि अपना क्या हुआ तो किसी को बुरा नहीं लगता, मगर जब बात मुखालिफ की आए तो खुलकर बोला जाता है। और नाज़रीन, इस पेशी के बाद बिलावल साहब ने मीडिया से कुछ दिल की बातें कहीं अपने मखसूस अंदाज में, ज़रा वो भी देखिए। अच्छा जी, पहली बात तो है कि बिलावल साहब आप ये कह रहे हैं कि नैब का काम नहीं है, तो फिर किसका काम है? वो जो केसेस है, नैब अगर इन केसेस को नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा? नई मंतक आ गई। फिर आप बता दें कि केसेस कौन देखेगा? जरदारी साहब को बिठा दें इन केसेस को देखने के लिए कि जरदारी साहब आप ही जाके अपने केसेस पकड़ें और अपनी बहन के जो जितने भी केसेस हैं उनको आप खुद डील करें। और इससे पहले कि मैं आपको अगला क्लिप दिखाऊँ, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों आवाम को गुमराह करते हैं। एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, बड़े चालाक हैं आप लोग, बड़े सियाने हैं आप लोग, लेकिन घर बैठे आवाम को हम गाइड करें ना बैठ के। मैं बताती हूँ कौन सा, मुझे तो पहले बताते, नैब जो है एक इदारा था, एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब सेल कह दें, एहतसाब ब्यूरो कहते हैं, जहाँ पे चुन चुन के एहतसाब किया जाता था उन लोगों का जो नवाज शरीफ साहब को सर मत्थे से दुखते थे। और ये बना था जब वो दूसरी बार आए थे। पहली बार वो आए थे 1990 में, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रिप्लेस किया था उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट आई थी। दूसरी बार अगेन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को रिप्लेस किया तो 97 में आए थे दूसरी बार। वजारत उज़्मा का ताज पहना था उन्होंने, यानी दूसरी बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने की कोशिश की थी। 97 में जब वो आए थे ना, तो एक उनके बड़े अजीज़ दोस्त थे सेनेटर सैफुर रहमान साहब, किसको नहीं पता होगा, आज भी कतर में बड़ा नवाजे जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिशें और मालिशें करनी अच्छी तरह से जानते होंगे। ये पॉलिश और मालिश का वर्ड मैंने ज़ईम कादरी साहब से सीखा था। उन्होंने बताया इनके अंदर रहने के बाद कि होता क्या है कि वहाँ पर आपको ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बल्कि आप लोगों को हमजा शहबाज जैसों की भी पॉलिश और मालिश करनी पड़ती, तभी आपको कुछ मिलता है। खा वो फिर पार्टी के लिए टिकट हो, टिकट के साथ साथ आपको फिर दीगर जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब कतर में नौकरी भी तो ऐसे नहीं मिली होगी ना, पॉलिश की होगी, मालिश की होगी। खैर आगे चलते हैं। सैफुर रहमान साहब जो है ना, वो हेड थे उस एहतसाब ब्यूरो के, एहतसाब सेल कह दें, एहतसाब ब्यूरो कह दें, टू कट शॉर्ट, वहाँ पे एहतसाब होता था उन लोगों का, मेरिट पे नहीं, जो नवाज शरीफ साहब को बुरे लगते थे। उसकी फर्दर एक्सटेंशन है, उसको फिर नैब कह दें या आप उसका XYZ ABCD कोई भी नाम रखते हैं। पहले तो बात ये क्लियर कर लें कि एहतसाब का अमल आपने अपने 97 के दौर में शुरू किया था। हाँ, वो अलग बात है कि मेरिट पे शुरू नहीं किया था, मेरिट पे नहीं किया था। जो आपको अच्छा लगता था उसका कैसा एहतसाब, वो तो आपका दोस्त है, आपके साथ बैठ के चाय पिए, कॉफ़ी पिए, खाना खाए। लेकिन जो आपको सरमथे से दुखता था, फिर उस वो एहतसाब के दायरे से बच के कैसे जा सकता है, उसके खिलाफ घेरा तंग होगा। बाद में जो मुशर्रफ साहब फेंक देते हैं कि नैब मुशर्रफ साहब का प्रोडक्ट है, उन्होंने शुरू किया, मार्क माई वर्ड्स, कि सैफुर रहमान साहब, और जब आपको एहतसाब ब्यूरो कह रही हूँ, नैब उसकी एक्सटेंशन थी। ये शुरू नवाज शरीफ साहब ने किया था। बार बार आप लोगों को गुमराह ना करें। अगला क्लिप चलाइएगा कुरतुल्लाह जी। तो अब जी नेशनल एक्शन प्लान की बात करने लगे बिलावल साहब। सबसे पहले आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने 5 साल हुकूमत की तो आपकी वालिदा के, मरहूम वालिदा के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल आखिर क्यों नहीं पकड़े गए? और बारहा आपके वालिद दावा करते थे कातिलों को वो जानते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आती है, अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आती है, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं तहकीकात करने के लिए, लेकिन अगेन कातिल नहीं पकड़े गए। पहला सवाल तो आप क्लियर करें ना, फिर बाकी चीज़ें आप बाद में बताइएगा। अगला क्लिप देखिए बिलावल साहब का जी। तो नाज़रीन देखें, फिर बात को घुमाने फिराने की बात की जा रही है। भाई आपसे जो सवालात किए गए हैं पहले उनके जवाब तो दे दें। सिंपल सवाल आते, सिंपल जवाब दे दें। आपके इन सवालात का जवाब आखिर कौन देगा? आपसे पूछे गए सवालात ये जवाब नहीं देते, बातों को घुमा फिरा देते हैं। अगेन आई वुड से कि अच्छा फिर सवालात के जवाब मेरे बेचारे फालूदे वाले, रिक्शे वाले, ऐसे लोग देंगे। आप लोगों को क्या पता, आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर इतनी परेशानी कैसी, इतनी टेंशन कैसी, जो आपकी बातों पे, आपके चेहरे में बाकायदा नज़र आती है। जब आपने कुछ किया नहीं तो आप लोग रिलैक्स रहें, कॉन्फिडेंटली इतना बोलने की, इतना गुस्सा निकालने की आखिर आपको ज़रूरत ही क्यों पेश आई? और स्क्रिप्ट कौन देता है आपको, ज़रा ये भी बता दें। इतना अच्छा स्क्रिप्ट जो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं आप, और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं आप, पाकिस्तान के खिलाफ एंटाई पाकिस्तान एजेंडा लेके स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट लिख के कौन देता है? मैं बार बार आपसे सवाल पूछूंगी जब तक आप बताएंगे नहीं। अगला क्लिप भी ज़रा सुनिए।
अच्छा, इस क्लिप में बिलावल साहब का कहना था कि हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यहाँ तो उन्होंने शायद कुछ बेहतर बात की, जो सही बात की वहाँ पे हम कहेंगे ये चीज़। अगर हुकूमत को किसी गलत चीज़ की जानिब हम तवज्जो दिलवाएं या ये तवज्जो दिलाती है अपोजिशन, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बुरा मान जाती है और गवर्नमेंट का ये वतीरा नहीं होता। मैं बारहा कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम होता है अपना दिल बड़ा करे, ज़र बड़ा करे, तनकीद सुने। ये कामयाब हुक्मरानी के तरीके होते हैं और ये तरीके नहीं होते कि आप सब बातों पर उछलना कूदना शुरू कर दें। आपको इतना करंट लगे कि आपके और जो वजारत इत्तलात संभालने वाले आपके साहब हैं वो आके सबसे ज़्यादा उछलना कूदना शुरू कर देते। बिल्कुल नहीं, आप अपना दिल बड़ा करें, अपना ज़र्ब बड़ा करें। अब आप गवर्नमेंट में हैं, आप ऑपोजिशन में नहीं है। हुकूमत का वतीरा ये नहीं होता कि हर बात पे उछल कूद शुरू कर दी जाए और ऐसे लगे इतना आपको वोल्टेज का करंट लग गया। आप सिंपली तमाम तनकीद को बर्दाश्त करें और आप बड़े लोग बड़ी मीटिंग जब करें, बड़े सर जब जोड़ के बैठे तो फिर आप बैठ के बात कर सकते हैं। तमाम लोगों के सामने गुस्सा निकालना, ऑपोजिशन के सामने ऐसे बिहेव करना जैसे हुकूमत में आप नहीं बल्कि वो हैं। शायद आप लोगों को यकीन ही नहीं आता कि आप लोग गवर्नमेंट में आ चुके हैं। ये भी ज़बान ज़द-ए-आम है कि आप लोगों को 22 साल स्ट्रगल ऐसी है कि आप लोगों को लगता है तहरीक इंसाफ वालों को कि अभी भी शायद आप लोग ऑपोजिशन ही कर रहे हो, यहाँ से भी बड़ी मार खा रहे हैं। संभल जाना चाहिए। बिलावल साहब का आखिरी क्लिप भी ज़रा चला दीजिए। कैसे कहते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं भी आपसे कहूँगी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बिलावल साहब, आई वुड आस्क यू कि प्लीज़ बता दीजिए जो सवाल पूछे गए उनके जवाब आप दे दीजिए। और अगर आपने कुछ नहीं किया अगेन आई वुड से, तो फिर टेंशन कैसी, डिप्रेशन कैसा जो आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है, आपके अल्फाज में भी झलक रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा है। रिलैक्स करें, जब आपने कुछ किया नहीं तो परेशानी कैसी है। अच्छा नाज़रीन, अब आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुरतुल्लाह ज़रा चलाइएगा नोटिफिकेशन ताकि नाज़रीन देख सकें। और इसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिमा फरियाल तालपुर और करप्शन इल्ज़ाम में गिरफ्तार शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं सिंध की सूबाई एहतसाब कमेटी के बिला मुकाबला रुकन मुंतखब हो गए हैं। जी वाह भाई वाह, बड़े मजे इन लोगों के। आई एम स्पीचलेस लिटरली। हर फैसला ही अनोखा होता है यहाँ पे। इसके बाद शायद शर्जील मेमन साहब को ये याद आ गया, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने वालों को याद है, उन्हें याद आ गया कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। और जिसके बाद शर्जील मेमन साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के रुकन की हैसियत से इस्तीफा भी दे दिया। और उनका ये कहना था कि मैं तो नैब ट्रायल का सामना कर रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल में पीएसी में फ़राइज़ अंजाम मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा नाज़रीन, अब आप बताएं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगेन इंसान परेशान हो जाता है और मेरे जैसा बंदा स्पीचलेस हो रहा है, इसके अल्फाज ही ख़त्म नहीं होते, जो चुप ही नहीं करती। अच्छा नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब हैं, पीटीआई से ताल्लुक है, एमएनए है। और आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिंपल आपसे यही पूछूंगी कि इसकी सूबाई एहतसाब कमेटी के बिला मुकाबला रुकन एक सज़ा याफ्ता शख्स को कैसे बनाया जा सकता है और दो लोग जिनकी तहकीकात हो रही है उनको कैसे बनाया जा सकता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आफ्ताब साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं, मैंने आपसे आपकी आवाज कट रही है फिजा साहबा, आपकी आवाज कट रही है। आफ्ताब साहब, सिंध की सूबाई एहतसाब कमेटी के जो बिला मुकाबला रुकन है, एक सजा याफ्ता शख्स को कैसे बनाया जा सकता है रुकन? अच्छा देखें डॉक्टर साहबा, जी डॉक्टर साहबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है कि वो हमेशा से वो काम करती है जो कि अनोखे होते हैं। अब सिंध असम्बली के अंदर उन्होंने बिला मुकाबला जो है एक सजा याफ्ता शख्स शर्जील मेमन को और फरियाल तालपुर साहबा को, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, उनको उस कमेटी का, अकाउंट्स कमेटी का बना दिया रुकन, ताकि वो बिल्लिया जो है दूध की रखवाली करे। अच्छा मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि अगर यही काम अगर मरकज में होता है तो इनको बहुत तकलीफ होती है। हमने बड़ी कोशिश की मरकज के अंदर, लेकिन उस वक्त इन्होंने ये वहां पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम खड़ी की कि नहीं जी, अगर अकाउंट्स कमेटी का जो है चेयरमैन जो है वो अपोजिशन लीडर होगा तो हम आगे चलेंगे। अब वही कानून सिंध के अंदर क्यों नहीं अप्लाई हुआ? सिंध के अंदर भी तो अपोजिशन लीडर को अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए था, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने वो काम किया कि जो जबरदस्त काम किया। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि ये अपने लिए जो है वो कहते हैं ना कि खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग देख रहे हैं कि आप मुझे आप बताएं कि अगर कोई किसी डाकू को बैंक की रखवाली के लिए आप रख दें चौकीदार, तो उसका हशर क्या होगा। ये बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसा आपने अभी बताया कि अब जैसे आज जो बिलावल साहब के साथ हुआ है, बिलावल साहब इतने मासूम आदमी हैं। मैं आपको एक मिसाल देता जाता हूँ क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, आप बड़ी वोकल हैं। कि मेरे बेटे के पास से 2-3 दिन पहले 100 रुपए जेब से निकले, तो कपड़े की धुलाई के वक्त वो उसकी वालदा ने निकाले, तो पूछा बेटा ये 100 रुपए आए कहाँ से?
उसने कहा बाबा ये सुबह मुझे मेरे डैडी ने दिए थे स्कूल के लंच के लिए मम्मा। तो मेरे से पूछा मम्मा ने कि जी आपने दिए थे इसको 100 रुपए? मैंने कहा हाँ जी दिए थे। तो वो तस्दीक हो गई। यहाँ पर बेटे को पता ही नहीं चल रहा कि उसका टिकट कौन खरीद रहा है, उसके बिल कौन पे कर रहा है, वो ये उसको ये पता ही नहीं है कि इतनी दौलत मेरे पास आ कहाँ से गई है। वो नहीं पूछ रहा है कि अब्बा ये तेरे पास दौलत कहाँ से आई, और ये बेटा नहीं बता रहा कि दौलत आई कहाँ से। और खुदा को मानो इस कौम के साथ रहम करो, इस कौम के ऊपर। इस कौम को आपने 70 साल में 50 साल पे दिया है कि एक एक बच्चा 1.5 पौने 2 लाख का अभी जो पैदा नहीं होता वो मकरूज हो जाता है। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, मैं लास्ट में जानना चाहूंगी आफ्ताब साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, ये जो नोटिफिकेशन है इससे मैसेज क्या जा रहा है, पैगाम क्या जा रहा है, तासुर क्या जा रहा है, क्या इफेक्ट जा रहा है, क्या इंप्रेशन जा रहा है कि इस तरह के लोगों को इस तरह नोटिफाई करना? इसका पैगाम ये जा रहा है कि डॉक्टर साहब इसका पैगाम ये जा रहा है कि जो जितना बड़ा डाकू है इतना बड़ा मोअज़्ज़िज़ है। गहरी बात। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके तज्जिए के लिए। ये बात उन्होंने की बड़ी मजे की बात की। और अब आज की आखिरी बात, मैं साहिर लुधियानवी साहब की शायरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और बहुत ही प्यारी शायरी, बहुत ही गहरी। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। आगे क्या कहते हैं? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।